आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, इतिहास का सबक। जी। और इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कब क्या हुआ, जी। बल्कि ये पूछती है कि भाई इससे हमने सीखा क्या। बिल्कुल, ये इतिहास को एक क्लासरूम की तरह देखती है, जहां गुजरी हुई घटनाएं हमारे लिए एक सबक छोड़ जाती हैं। हम्म। और आज हम कुछ ऐसे ही सबकों पर बात करने वाले हैं जो नेताओं के उन फैसलों से जुड़े हैं जिन्होंने आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हमने आज के लिए 3 कहानियां चुनी हैं और तीनों ही फैसले लेने की बिल्कुल अलग-अलग स्थितियों को दिखाती हैं। अच्छा। पहली कहानी है इमाम हसन की, जी। जिन्होंने ताकत की चोटी पर पहुंचकर अचानक सब कुछ छोड़ दिया। ये दिलचस्प है। सवाल यही है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? और दूसरी कहानी? दूसरी कहानी हम सब ने सुनी है, तारिक बिन जियाद की और उनकी स्पेन पर फतह। जी, किश्तियां जलाने वाली कहानी। हाँ, लेकिन किताब इस मशहूर कहानी के पीछे छुपी एक अलग ही हकीकत की तरफ इशारा करती है। जो हम जानते हैं वो शायद सिर्फ एक अफसाना है। शायद। और आखिर में हम बात करेंगे तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर की। एक ऐसा वक्त जब अफवाहों का बाजार गर्म था और उनके खिलाफ बगावत पनप रही थी। उन्होंने इस कह सकते हैं फेक न्यूज़ के संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाया? तो ये तीनों कहानियां सत्ता, रणनीति और सच की ताकत के बारे में हैं। बिल्कुल। ये दिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में इंसानी समझ और फैसलों का एक गहरा अध्ययन है। तो चलिए इसी में उतर कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इमाम हसन की कहानी से। जी। वक्त है पैगंबर इस्लाम के दुनिया से जाने के लगभग 40 साल बाद का। उनके पिता हजरत अली की शहादत हो चुकी है और लोगों ने इमाम हसन को अपना नया रहनुमा, अपना खलीफा चुन लिया है। और खलीफा का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक राजा का पद नहीं था। नहीं, बल्कि उस वक्त की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा सियासी और मजहबी ओहदा था। तो इमाम हसन के हाथ में एक बहुत बड़ी सल्तनत की बागडोर थी। लेकिन एक मसला था। अमीर मुआविया? हाँ, अमीर मुआविया, जो शाम यानी सीरिया के गवर्नर थे, उन्होंने इस खिलाफत को नहीं माना। तो इस्लामी दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई थी। बिल्कुल। इमाम हसन के पास इराक और ईरान जैसे इलाकों की ताकत थी और उनकी फौज, वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। बहुत ज्यादा। और फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो खिलाफत से पीछे हट जाते हैं और अमीर मुआविया को अपना लीडर मान लेते हैं। 1 मिनट, अपनी पूरी ताकत और सेना के होते हुए कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरा भी यही सवाल था। ये तो सीधी सीधी हार मानने जैसा लगता है। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, और शायद उस वक्त उनके अपने लोगों को भी ऐसे ही लगा होगा। हाँ, यकीनन। लेकिन यहीं पर किताब एक बहुत गहरा नुक्ता उठाती है। ये हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी समझदारी थी। सियासी समझदारी कैसे? इमाम हसन ने हालात को पढ़ लिया था। उन्होंने एक बात कही थी जिसका जिक्र किताब में है, मैं जानता हूं कि नबूवत व खिलाफत दोनों हमारे खानदान में जमा नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गहरा मतलब ये था कि वो समझ गए थे कि इस लड़ाई को जारी रखने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खून बहना होगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल रियलिज्म था। ये समझना कि इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारेगा समाज ही। बिल्कुल। उन्होंने सत्ता पर शांति को तरजीह दी। किताब बताती है कि जब अमीर मुआविया 60,000 की फौज लेकर आगे बढ़े, तो इमाम हसन ने भी मुकाबले की पूरी तैयारी की थी। अच्छा। ये कोई डर कर लिया गया फैसला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़ दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि अपने समर्थकों, अपनी सेना के सामने कोई लीडर ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? जब सब लड़ने को तैयार हों। हाँ, जब सब तैयार हों, उनके अपने लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? यकीनन वो बहुत नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा। किताब में जिक्र है कि उनके अपने लोगों ने उन्हें ताने दिए, यहां तक कहा कि आपने मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया। ओह! लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे। और यही सबसे बड़ा सबक है। कैसे? सियासत में हमेशा ताकत बटोरने को ही जीत माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ताकत छोड़ देना जीत बन गया। ये सिर्फ टकराव टालना नहीं था, ये पूरी राजनीतिक सोच को उलटने जैसा था। और इसका लंबे समय में क्या असर हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाना जंगी, एक सिविल वॉर टल गई। जो ताकत और संसाधन आपस में लड़कर खत्म हो जाते, वे बच गए, और बाद के सालों में यही ताकत इस्लामी हुकूमत के विस्तार में काम आई। तो एक फैसले ने जो उस वक्त कमजोरी लग रहा था, आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी। सही कहा।
तो इमाम हसन की कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जी। लेकिन इतिहास में एक और कहानी है जो इसके बिल्कुल उलट लगती है, जहां आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था, और वो भी पूरी ताकत से। तारिक बिन ज़ियाद। हाँ, मेरा मतलब तारिक बिन ज़ियाद और स्पेन की फतह से है। और ये कहानी एक ऐसे मशहूर किस्से से जुड़ी है जो शायद हकीकत से ज्यादा एक अफसाना है। अच्छा, तो आप उसी किश्तियां जलाने वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल वही। कि तारिक बिन ज़ियाद 7,000 सैनिकों के साथ स्पेन के तट पर उतरे और अपनी ही कश्तियां जला दी, जी। ताकि फौज के पास वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। हाँ। फिर उन्होंने वो जोशीला भाषण दिया कि पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। ये सुनने में बहुत दिलेरी भरा लगता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी मशहूर हुई। लेकिन किताब एक बहुत अहम सवाल उठाती है। वो बताती है कि अखबार मजमुआ जैसी इतिहास की जो सबसे पुरानी और भरोसेमंद किताबें हैं, जी, उनमें इस घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या? ये किस्सा बहुत बाद में जोड़ा गया, शायद लड़ाई को और ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए। एक मिनट, मतलब जो कहानी हम सबने सुनी है वो शायद सच ही नहीं है। लगता तो यही है। अगर ये जुनून और जज्बा नहीं था तो फिर 7,000 लोग 1 लाख की फौज से कैसे जीत गए? ये तो सुनने में नामुमकिन लगता है। यहीं पर असल कहानी सामने आती है, जो जुनून से ज्यादा रणनीति और दिमाग की कहानी है। अच्छा। तारिक की जीत के पीछे कई सोची समझी वजहें थी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी अंदरूनी मदद। अंदरूनी मदद? हाँ, स्पेन का गवर्नर जॉलिन, जो कि एक ईसाई था, वहां के बादशाह रॉड्रिक से अपनी बेटी के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से बहुत नाराज था। ओह। उसने खुद अफ्रीका में मुसलमानों से मदद मांगी और तारिक को स्पेन के अंदरूनी हालात, फौज की कमजोरियों की पूरी जानकारी दी। अरे वाह, तो असल में ये एक जासूसी थ्रिलर जैसा ज्यादा लगता है। मतलब उनके पास जमीन पर एक इनसाइडर था जो उन्हें सब कुछ बता रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। दूसरी बात, तारिक ने उतरते ही लड़ाई शुरू नहीं की। उन्होंने पहले एक पहाड़ी पर अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज भी जबाल अल तारिक कहते हैं, यानी तारिक का पहाड़, जिब्राल्टर। जी। उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत किया। और तीसरा, जब उन्हें पता चला कि बादशाह रॉड्रिक 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है, हाँ। तो उन्होंने जज्बात में आकर लड़ाई नहीं छेड़ी, बल्कि अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर से और मदद मांगी। अच्छा, तो उन्हें और सैनिक भी भेजे गए थे? जी हाँ, मूसा बिन नसीर ने 5,000 और सैनिकों की मदद भेजी। अब तारिक की फौज 12,000 हो गई थी। तो ये कोई आत्मघाती मिशन नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध हमला था। इतना ही नहीं, उन्होंने दुश्मन की कमजोरियों का भी पूरा फायदा उठाया। वो कैसे? रॉड्रिक की फौज में कई सरदार उससे खुश नहीं थे, और लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर वो उसका साथ छोड़कर तारिक से जा मिले। तो ये कहानी उस एक हीरो सब पर भारी वाली फिल्म से तो बहुत ही अलग है जो हमें सुनाई जाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो योजना, स्थानीय मदद, सही समय पर मदद मांगना और दुश्मन की फूट का फायदा उठाना, ये सब शामिल है। और यही असल सबक है। इतिहास में अक्सर कहानियों को रोमांचक बनाने के लिए गढ़ लिया जाता है। सही बात है। लेकिन असल कामयाबी के पीछे अक्सर गहरी योजना, सही जानकारी और हालात की समझ होती है, न कि सिर्फ जज्बाती फैसले। किश्तियां जलाने की कहानी प्रेरणा दे सकती है, लेकिन जंग दिमाग से जीती गई थी। हमने कहानी देखी जहां लड़ाई से बचा गया, और एक जहां लड़ाई को रणनीति से जीता गया। हमारी आखिरी कहानी इन दोनों से अलग है। ये उस बारे में है कि एक लीडर जानकारी, या यूं कहें कि गलत जानकारी के सैलाब से कैसे निपटता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दौर। जी, ये कहानी है तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान की। ये इस्लामी इतिहास का एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक दौर था। इस्लामी हुकूमत बहुत दूर तक फैल चुकी थी। हाँ। मिस्र, कूफा, बसरा जैसे दूर दराज के शहरों से लगातार राजधानी मदीना में शिकायतें और अफवाहें पहुंच रही थी। किस तरह की अफवाहें? कोई कह रहा था कि गवर्नर जुल्म कर रहा है, कोई कह रहा था कि सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक तरह से ये 7वीं सदी का एक डिसइंफॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार का संकट था। तो ऐसे में जब आपके खिलाफ ही माहौल बन रहा हो, एक लीडर क्या करता है? हजरत उस्मान का पहला कदम क्या था? उन्होंने सीधे कोई सैन्य कार्यवाही तो नहीं की होगी? नहीं, और यहीं पर उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक छुपा है। अच्छा। किताब इसे कदम उठाने से पहले शोध जरूरी है शीर्षक के तहत बताती है। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विद्रोह को कुचलने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने सच का पता लगाने का फैसला किया।
उन्होंने मोहम्मद बिन मुस्लिमा, उसामा बिन जैद जैसे सबसे भरोसेमंद लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें अलग अलग सूबों में भेजा। मतलब एक्शन लेने से पहले एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना। हाँ, ये तो आज के दौर का तरीका लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन क्या इसका कोई फायदा हुआ? क्या इससे विद्रोह शांत हो गया? ये तरीका कुरान की एक तालीम पर आधारित है जिसका जिक्र किताब में भी है। ईमान वालों, अगर कोई शरारती आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लो। हाँ, यानी जांच कर लो। हजरत उस्मान ने उसी सिद्धांत का पालन किया। तो जांच का नतीजा क्या निकला? जांच करने वाले लोग जब वापस आए तो ज्यादातर ने यही बताया कि आम हालात ठीक है और शिकायतें या तो झूठी हैं या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। लेकिन क्या? लेकिन दुर्भाग्य से जब तक सच सामने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस जमाने में सफर में महीनों लगते थे। जब तक ये लोग वापस आकर अपनी रिपोर्ट देते तब तक विद्रोहियों ने लोगों को भड़काकर एक बड़ी ताकत खड़ी कर ली थी और वे मदीना की तरफ चल पड़े थे। और आगे चलकर हालात इतने बिगड़ कि हजरत उस्मान की शहादत हो गई। जी, तो मतलब उन्होंने सही तरीका अपनाया, सच का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर भी एक त्रासदी के रूप में निकला। तो क्या किताब इसे एक नाकाम कोशिश मानती है? नतीजे के लिहाज से देखें तो हाँ, वो उस बगावत को रोक नहीं पाए। हाँ, लेकिन सबक ये नहीं है कि जांच नाकाम रही। सबक ये है कि एक लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी अफवाहों और गुस्से पर प्रतिक्रिया देने से पहले सच की तह तक जाना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हाँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उन्होंने उस सिद्धांत का निभाया जो किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने खून खराबे से बचने की आखिरी पल तक कोशिश की। यानी सही प्रक्रिया को अपनाना अपने आप में एक मकसद है, भले ही नतीजा हमारे मन के मुताबिक ना हो। सही कहा। ये बात आज के दौर में तो और भी ज्यादा अहम लगती है। बिल्कुल, आज हम सूचना के सैलाब में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर सेकंड एक नई खबर, एक नया दावा आता है। सही बात है। ऐसे में किसी भी खबर पर यकीन करने या उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना कितना जरूरी है, ये हम हजरत उस्मान के इस कदम से सीख सकते हैं। उनका ये तरीका आज के लीडर्स के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आज इतिहास का सबक के इन हिस्सों से हमने नेतृत्व के 3 बिल्कुल अलग लेकिन गहरे पहलू देखे। हाँ। इमाम हसन ने सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत शांति के लिए सत्ता छोड़ देने में होती है। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी ने हमें दिखाया कि कामयाबी के पीछे की असलियत वो मशहूर किस्सों और जज्बाती नारों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये दिमाग, रणनीति और सही जानकारी का नतीजा होती है। बिल्कुल। और हजरत उस्मान के दौर ने यह सबक दिया कि संकट के समय, खासकर जब अफवाहों का जोर हो, तब जल्दबाजी में कदम उठाने से पहले सच की निष्पक्ष जांच करना ही एक लीडर का सबसे पहला फर्ज है। जी। ये तीनों कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सही फैसला हमेशा आसान या लोकप्रिय नहीं होता। इतिहास हमें सिखाता है कि दूर तक देखने और सिद्धांतों पर टिके रहने की क्या अहमियत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। लेकिन एक आखिरी ख्याल के साथ। बताइए। इन तीनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन है। इन नेताओं को अपने ही लोगों की तरफ से आलोचना या दबाव का सामना करना पड़ा। सही बात है। इमाम हसन को ताने दिए गए, हजरत उस्मान पर नरम होने का इल्जाम लगा। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर फैसले का तुरंत ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां हर कदम पर तुरंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती है, क्या किसी लीडर के लिए ऐसे शांत, सोचे समझे और सिद्धांतों पर